जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भौतिक विज्ञान के संबंध में। और भौतिक विज्ञान का दोस्तों ये पहला वीडियो होने वाला है। पहला वीडियो जो कि मात्रक है। उससे पहले हम जानते हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के पिता की हम बात करें तो न्यूटन को जो है फिजिक्स का पिता कहा जाता है, यानी कि भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? तो न्यूटन को। भौतिकी जो है प्राकृतिक भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान का वह शाखा है दोस्तों जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत की मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है दोस्तों। तो पहला अध्याय से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला अध्याय क्या है? तो मात्रक है। और हम बात करें मात्रक की यानी यूनिट की, तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक किसको कहते हैं दोस्तों? तो मात्रक की हम बात करें तो मात्रक जो है किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और मात्रक दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कुल 7 है, जो कि नीचे दिया हुआ भी है। तो आइए जानते हैं सातों मूल मात्रक और उसके संकेत। तो पहला है दोस्तों लंबाई। पहला जो भौतिक राशि है क्या है? लंबाई है। लंबाई का एसआई मात्रक जो है ना कि मूल मात्रक मीटर होता है और संकेत एम है। द्रव्यमान की हम बात करें, द्रव्यमान तो किलोग्राम हो जाएगा और इसका संकेत किलोग्राम यानी केजी हो जाएगा। समय की हम बात करें दोस्तों, समय की जो है तो समय का सेकेंड हो जाएगा और संकेत एस। तापमान जो भौतिक राशि है तापमान, इसका दोस्तों एसआई के मूल मात्रक में केल्विन हो जाएगा, संकेत के हो जाएगा। विद्युत धारा की हम बात करें तो भौतिक राशि जो विद्युत धारा है इसका एसआई जो है में मूल मात्रक एम्पियर हो जाएगा और इसका ए जो है इसका संकेत है दोस्तों। ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा और फिर सी टी इसका संकेत हो जाएगा दोस्तों। पदार्थ के परिमाण की हम बात करें, इसका मात्रक मोल होता है, मोल संकेत MOL। तो ये था दोस्तों 7 जो है एसआई पद्धति की कुल मूल मात्रक की संख्या जो 7 है, इसके 7 के बारे में। एसआई के संपूर्ण मूल मात्रक तो कुल 2 है। एक समतल कोण, इसे रेडियन कहते हैं, RAD हो जाता है इसका संकेत। घन कोण यानी स्टेरेडियन, इसका SR हो जाता है। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत भी यहाँ दिया हुआ दोस्तों, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तापमान की हम बात करें, तापमान के क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि डिग्री सी इस तरह पुराना लिखते हैं और डिग्री सेल्सियस यानी कि नया लिखते हैं। आवृत्ति जो है कंपन प्रति सेकेंड, CPS इसका पुराना हो गया और नया जो है हर्ट जेट यानी कि HZ। ज्योति तीव्रता कैंडल शक्ति हो जाएगा ज्योति तीव्रता का CP पुराना और नया हो जाएगा कैंडेला CD। आइए दोस्तों जानते हैं समतलीय कोण के संबंध में। समतलीय कोण की अगर हम बात करें तो समतलीय कोण D जो है थीटा, चित्रानुसार ये चित्र जो दिया हुआ है, वृत्त की चाप की लंबाई DS, ये जो DS दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या जो दिया हुआ है, ये दोनों त्रिज्या, इसकी त्रिज्या R के अनुपात होता है। अर्थात दोस्तों DS बराबर क्या होता है? तो सॉरी D थीटा बराबर क्या होता है? तो D थीटा बराबर DS बटे R रेडियन हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है दोस्तों ठोस कोण। अगर हम बात करें ठोस कोण की तो ठोस कोण D ओम चित्रानुसार यहाँ दिया हुआ है, शीर्ष O को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अपरोधन क्षेत्र DA और त्रिज्या R के वर्ग के अनुपात होता है। अर्थात दोस्तों D ओम बराबर क्या होगा? DA बटे R स्क्वायर। नेक्स्ट है दोस्तों वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक की हम बात करें तो वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसको ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं दोस्तों। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। तो खगोलीय दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का करते हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है दोस्तों। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर होता है दोस्तों।
दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है दोस्तों? 3.26 प्रकाश वर्ष। हालांकि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर होता है। और एक पारसेक बराबर अगर हम मीटर में बात करें तो 3.08 गुना 10 पावर 16 मीटर होता है दोस्तों। बल की सीजीएस जो है, बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन हो जाएगा। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो दोस्तों? डाइन। एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 डाइन। कार्य का दोस्तों सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। तो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? अर्ग। एसआई पद्धति में मात्रक दोस्तों जूल हो जाएगा। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग। अब है दोस्तों 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। भौतिक में कुछ छोटी और कुछ बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में दोस्तों व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों का विशेष नाम और संकेत यहाँ दिया गया है और आइए हम दोस्तों जानते हैं बारी बारी से। तो यहाँ दोस्तों 10 के घात में दिया गया है, यहाँ जो दिया हुआ है पूर्व प्रत्यय और यहाँ प्रतीक दिया गया है। फिर यहाँ 10 के घात पूर्व प्रत्यय और फिर प्रतीक, इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इस साइड जो है नेगेटिव दिया हो। हम इसको नीचे से याद करेंगे इस तरह से। जैसे क्या होगा? डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा तेरा, पेटा एक्सा, जेटा एट्टो। और सब में जो है 3-3 क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे। तो पहला शुरू होगा डेका, डेका 10 पावर 1, डेका क्या हो जाएगा? 10 पावर 1। हेक्टो हो जाएगा दोस्तों 10 पावर 2 और किलो 10 पावर 3। तो किलो 10 पावर 3। मेगा 10 पावर 6 हो जाएगा, गीगा 10 पावर 9 और टेरा 10 पावर 12। पेटा की हम बात करें 10 पावर 15 और एक्सा जो है दोस्तों वो 10 पावर 18 होता है। जेटा 10 पावर 21 और योटा जो है 10 पावर 24। और सबका दोस्तों देख ही रहे संख्या जो है डेका का क्या हो जाएगा? डी ए, हेक्टो का एच हो जाएगा, किलो का के, मेगा का एम और गीगा का जो है जी हो जाएगा। फिर टेरा का टी और पेटा का पी, एक्सा का जो है संकेत ई हो जाएगा और जेटा का जेड और यूटू का वाई हो जाएगा। फिर ऋणात्मक की हम बात करें दोस्तों, ऋणात्मक घात तो क्या होता है? डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेम्टो, फिर एटो, जेप्टो और यप्टो। जहाँ इस तरह हम पॉजिटिव देखे थे तो सेम इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो डेसी दोस्तों 10 पावर-1, सेंटी 10 पावर-2 और मिली जो है दोस्तों 10 पावर-3 हो जाएगा। माइक्रो जो है माइक्रो 10 पावर-6 और नैनो 10 पावर-9, पिको 10 पावर-12 यानी कि इन्वर्स 12 भी बोलते हैं, फेम्टो 10 पावर-15 और एक्टो 10 पावर-18, जेप्टो 10 पावर-21 और एक्टो जो है 10 पावर-24 हो जाएगा दोस्तों। संकेत की अगर हम बात करें तो एक्टो का जो है वाई हो जाएगा, जेप्टो का जो है दोस्तों जेड हो जाएगा और एट्टो का ए, फेम्टो एफ, पिको पी, नैनो एन, नैनो जो है दोस्तों एन हो जाएगा। माइक्रो का है माइक्रो म्यू हो जाएगा दोस्तों और मिली का एम, सेंटी का सी और फिर डेसी का दोस्तों डी हो जाएगा, डेसी का डी। तो ये था दोस्तों 10 के घात में। और हम बात करें बीमा, तो बीमा जो है दोस्तों किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे वेग की हम बात करें दोस्तों, वेग का जो सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो वेग का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय यानी कि L बटे टी। और इसका बीमा जो हो जाएगा L T−1 और इसको लिखने का जो फार्मूला है M0L T−1। बीमीय सूत्र की हम बात करें दोस्तों, बीमीय सूत्र तो वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है, उस राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है दोस्तों। जैसे कार्य का बीमा सूत्र ML² T−2 होता है। आइए दोस्तों जानते हैं भौतिक यानी कि विभिन्न भौतिक राशियों की बीमा। तो इस तरह से दोस्तों भौतिक राशि और इधर क्या है? बीमा सूत्र है। तो वेग और चाल दोनों का दोस्तों बीमा सूत्र जो है एक होता है। तो वेग और चाल का बीमा सूत्र क्या होगा? एक ही होता है। तो वेग और चाल दोनों क्या होगा? M0L T−1।
त्वरण का दोस्तों m नॉट l t इनवर्स 2 हो जाएगा दोस्तों। बल का ml t इनवर्स 2, आवेग का ml t इनवर्स 1, आवेग का ml t इनवर्स 1। कार्य और ऊर्जा दोनों का एक ही हो जाएगा ml स्क्वायर t इनवर्स 2 दोस्तों। शक्ति का ml स्क्वायर t इनवर्स 3। संवेग की हम बात करें तो ml t इनवर्स 1, संवेग ml t इनवर्स 1। दाब और प्रतिबल दोनों का दोस्तों एक ही हो जाएगा ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2। प्रत्यास्था गुणांक की हम बात करें, प्रत्यास्था गुणांक की, तो इसका ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2 हो जाएगा दोस्तों। पृष्ठीय तनाव का m l नॉट t इनवर्स 2 हो जाएगा। वेग प्रवणता की हम बात करें दोस्तों तो m नॉट l नॉट t इनवर्स 1 हो जाएगा। श्यानता गुणांक ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2 हो जाएगा दोस्तों। कोणीय वेग इसका t इनवर्स 1, तो t इनवर्स 1 वैसे m नॉट और एल नॉट पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है और किसी से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको सीधे t इनवर्स 1 भी हम दोस्तों कर सकते हैं। जड़त्व आघूर्ण m l स्क्वायर t नॉट और फिर कोणीय संवेग m l स्क्वायर t इनवर्स 1 हो जाएगा दोस्तों। बल आघूर्ण m l स्क्वायर t इनवर्स 2। ऊर्जा घनत्व की हम बात करें दोस्तों, ऊर्जा घनत्व तो m l स्क्वायर t इनवर्स 2 हो जाएगा। पलायन वेग m नॉट l t इनवर्स 1 होता है दोस्तों पलायन वेग का। और पलायन वेग जान ही रहे हैं पलायन वेग क्या होता है। तो पलायन वेग जो है किसी भी पिंड से वह न्यूनतम वेग होता है जिसे किसी भी पिंड को फेंका जाए तो वह वापस जो है उस पिंड पर ना लौट के आए। जैसे पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग। अगर हम बात करें कोणीय आवेग का, तो कोणीय आवेग का जो है दोस्तों बीमा सूत्र ml स्क्वायर t इनवर्स 1 हो जाएगा। गुरुत्वीय नियतांक का m इनवर्स l पावर 3 और t इनवर्स 2 हो जाएगा दोस्तों। प्लांक नियतांक की हम बात करें ml स्क्वायर t इनवर्स 1 हो जाएगा दोस्तों। प्रतिरोध का जो है ml स्क्वायर t इनवर्स 3 और a इनवर्स 2 हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की हम बात करें दोस्तों, विद्युत क्षेत्र ml t इनवर्स 3 a इनवर्स 1 हो जाएगा। तो ये था दोस्तों पहला अध्याय जो कि मात्रक से संबंधित है फिजिक्स का, यहाँ पर संपन्न होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव टू सेंट से भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स का दूसरा अध्याय हम जानेंगे जिसका शीर्षक है गति। तो आइए हम दोस्तों जानते हैं गति के संबंध में। अगर हम बात करें अदिश राशि, तो अदिश राशि की अगर हम बात करें तो वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि में तो दोस्तों केवल परिमाण होता है, अदिश राशि में दिशा बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य और समय, ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सारे के सारे अदिश राशि। विद्युत धारा, ताप और दाब, ये सभी अदिश राशियाँ। अब है दोस्तों सदिश राशि। हम बात करें सदिश राशि तो वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब क्या है दोस्तों सदिश राशि। दूरी की हम बात करें, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। और दूरी भी दोस्तों एक अदिश राशि, दूरी क्या है, अदिश राशि। और दूरी सदैव धनात्मक होता है और इसे प्लस भी से सूचित किया जाता है। विस्थापन की हम बात करें दोस्तों, विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि, SI मात्रक मीटर हो जाएगा। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब है चाल की हम बात करें, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई
दूरी को ही चाल कहते हैं और चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल एक अदिश राशि है। एसआई मात्रक की हम बात करें मीटर पर सेकेंड। एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। कुछ बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, जानते हैं। यदि कोई वस्तु किसी दूरी को u1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही चाल से u2 जो है चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी जो औसत चाल हो जाएगा दोस्तों 2u1 इंटू u2, 2u1 इंटू u2 बटे हो जाएगा u1 प्लस u2। बी नंबर में है दोस्तों, जब वस्तु अपनी यात्रा की आधी समय u1 चाल से और शेष आधी समय u2 चाल से चलती है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल u1 प्लस u2 बटे 2 हो जाएगा। u1 प्लस u2 बटे 2 हो जाएगा। अब दोस्तों वेग, अगर हम बात करें वेग की हम करें, इसको इंग्लिश वेलोसिटी कहते हैं। तो किसी भी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही वेग कहते हैं। और वेग एक सदिश राशि है। एसआई मात्रक दोस्तों मीटर पर सेकेंड। एसआई मात्रक वेग का मीटर पर सेकेंड। वेग क्या है? सदिश राशि। त्वरण की हम बात करें तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं? त्वरण। और त्वरण क्या? एक सदिश राशि है। एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, यानी समय के साथ साथ वस्तु का वेग अगर घट जाएगा तो त्वरण ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक त्वरण की दोस्तों मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। अब है प्रक्षेप गति। अगर हम बात करें प्रक्षेप गति का, तो प्रक्षेप गति की हम बात करें तो जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है और इस गति को ही प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रक्षेप गति कहते हैं। और वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। और यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से छूटा हुआ बांध, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा हुआ गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है। तो परवलयाकार किसका मार्ग हो जाएगा दोस्तों? धनुष से छूटा हुआ बांध, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा हुआ गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है। और ये सभी का सभी प्रक्षेप गति का एग्जाम्पल। हम बात करें प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति एक द्विमीय गति होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशन, अर्थात एक समतल में गति करता है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए, यानी कि अधिकतम दूरी तक हम किसी पिंड को फेंकना होगा तो हमें 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना होगा। और प्रक्षेप कोण थीटा एवं 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान ही होता है दोस्तों। प्रक्षेप पथ में उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच का 90 डिग्री कोण बनता है। अब है दोस्तों वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति की हम बात करें, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को ही वृत्तीय गति कहते हैं। और यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति की हम बात करें, वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। तो दोस्तों वृत्तीय गति क्या होता है? एक त्वरित गति, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्ताकार मार्ग पर घुमाया जाता है। यानी कि एक वृत्त है, क्या? एक वृत्त है और डोरी से बंधा हुआ एक पत्थर को तेजी से इस पर क्या किया जाता है? वृत्त पर घुमाया जाता है। तो घुमाने के समय डोरी टूटने पर पत्थर क्या होता है? जैसे डोरी यहाँ टूट गया तो क्या होगा? स्पर्श रेखांतरित क्या होगा? सीधा उड़ जाएगा। अब है कोणीय वेग। तो वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकेंड में जितना कोण पर घूम जाती है
उससे कण का कोणीय वेग कहते हैं। और कोणीय वेग को प्रायः ओमेगा, किसे ओमेगा से सूचित करते हैं, अर्थात ओमेगा यानी कोणीय वेग बराबर θ/t। तो यदि कण 1 सेकेंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा 2πn हो जाएगा, क्योंकि एक चक्कर में कण 2π 360 डिग्री रेडियन से घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या है, r है, और 1 सेकेंड में n चक्कर, कितना चक्कर, तो n चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा 1 सेकेंड में चली गई जो दूरी हो जाएगा वृत्त की परिधि, क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि गुना n, यानी वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और n से यानी कि n क्या है, चक्कर की संख्या, तो n गुना हो जाएगा। और उसकी रेखीय चाल जो हो गया तो u क्या हो जाएगा, बराबर 2πrn। तो 2πrn यानी ओमेगा r, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर 2πn है। तो रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या, तो रेखीय चाल बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय चाल गुना त्रिज्या। और पाई की अगर हम बात करें, पाई का मान, तो पाई की मान की गणना सबसे पहले कौन किया था, आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था दोस्तों, आर्यभट्ट के द्वारा। अब है दोस्तों न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन के गति का नियम, भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों गति के नियम का सबसे पहले प्रतिपादन कहाँ किया था, तो न्यूटन की जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो 1687 ईस्वी में प्रकाशित होता है प्रिंसिपिया, उसमें किया गया, जिसमें न्यूटन के प्रथम गति के नियम, यानी इसमें न्यूटन गति कुल 3 प्रकार के न्यूटन गति का नियम है। इसमें न्यूटन गति का प्रथम नियम की हम अगर बात करें तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। और दोस्तों न्यूटन गति का प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। तो गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तो न्यूटन गति के प्रथम नियम। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा, तो दोस्तों न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है। और अगर हम बात करें बल की परिभाषा की, तो बल जो है वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है दोस्तों, या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, एसआई मात्रक न्यूटन। तो बल क्या है, एक सदिश राशि, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। तो जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल है, जड़त्व का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे हुए जो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। यानी कि जैसे कि ठहरी हुई मोटर गाड़ी या बस या रेलगाड़ी में कोई ठहरा हुआ है, जैसे ही बस या जो अपना वाहन होता है या गाड़ी आगे की ओर जाएगा तो उस पर बैठे हुए जो यात्री क्या होगा, पीछे की ओर झुक जाता है। या चलती हुई मोटर गाड़ी के अचानक अगर वह रुक जाएगा तो बैठे हुए यात्री का क्या होता है, आगे की ओर झुक जाना। यह सब क्या है, जड़त्व का ही एग्जाम्पल। कंबल को अगर हाथ से हम झाड़ते हैं, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण का झड़ कर नीचे गिरना भी क्या है, यह जड़त्व का एग्जाम्पल। अब है संवेग। तो संवेग की अगर हम बात करें तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही उस वस्तु का संवेग कहते हैं दोस्तों। अर्थात संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान, संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान। संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक केजी गुना मीटर पर सेकेंड, केजी गुना मीटर पर सेकेंड। अब है दोस्तों न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A और वस्तु के द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F बराबर क्या होगा, ma।
यानी फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, यानी न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक। किसी स्प्रिंग पर बल के व्यंजक की अगर हम बात करें तो F बराबर के एक्स, एफ बराबर क्या होगा? के एक्स। और के जो है स्प्रिंग का बल नियतांक है। स्प्रिंग की लंबाई में एकाएक वृद्धि होने पर उसमें उत्पन्न प्रत्यायन बल का परिमाण स्प्रिंग के बल के नियतांक कहलाता है दोस्तों। यदि स्प्रिंग के बल नियतांक के को n समान भागों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक n के होगा, यानी प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। तो दोस्तों न्यूटन की जो प्रथम नियम है क्या है? यह दूसरा नियम का ही एक अंग है। अब है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन गति के तीसरा नियम के बारे में हम जानते हैं। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन के तृतीय जो है गति का नियम। उदाहरण की हम बात करें तो बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव के किनारे से यानी कि नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना और रॉकेट को उड़ाने में, ये सब क्या है? इसमें इन सभी में न्यूटन की गति का तीसरा नियम काम करता है। अब है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग क्या होता है? नियत रहता है, अर्थात टक्कर से पहले और बाद का संवेग बराबर होगा। अब है आवेग की हम बात करें, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल। तो दोस्तों आवेग बराबर क्या होगा? बल गुना समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। अगर हम आवेग की बात करें तो आवेग एक सदिश राशि। दोस्तों आवेग क्या है? आवेग एक सदिश राशि जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, NS कह सकते हैं, और इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बल का विरोध करता है। अब है अभिकेंद्रीय बल। कौन से बल के बारे में जानेंगे दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल, फिर इसके बाद अपकेंद्रीय बल के बारे में जानेंगे। तो अभिकेंद्रीय बल की हम बात करें, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है और इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल को ही क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है, यानी यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड u चाल से r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा हो तो उस पर कार्यकारिणी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या होगा? mu²/r। F बराबर mu²/r होता है। अब है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल की हम बात करें तो अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं की जा सकती। ये बल छंदम बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसी ही जड़त्वीय बल या छंदम बल है, इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने का मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सब दोस्तों अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही काम करता है। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर जो है कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि क्या है दोस्तों? बिल्कुल गलत। अब है बल आघूर्ण। तो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की
प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल आघूर्ण T बराबर बल गुना आघूर्ण भुजा। यह एक अदिश राशि यह है क्या, सदिश राशि। तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, मात्रक न्यूटन मीटर होता है। मात्रक क्या, न्यूटन मीटर। अब है दोस्तों सरल मशीन। तो आइए जानते हैं सरल मशीन के संबंध। सरल मशीन तो यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि सरल मशीन के सिद्धांत पर काम करता है, तो यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनतल, स्क्रू, जैक इटिस। उत्तोलक की अगर हम बात करें दोस्तों, उत्तोलक की जिसको लीवर बोलते हैं, तो उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। और उत्तोलक दोस्तों 3 प्रकार का होता है। उत्तोलक में कुल कितने बिंदु, तो कुल 3 बिंदु होगा। एक आलम हो जाएगा, एक आयास और फिर भार। अगर हम आलम की बात करें तो जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसे ही आलम कहते हैं दोस्तों। आयास की हम बात करें, आयास यानी इफोर्ट कहते हैं, तो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है दोस्तों उसे ही आयास कहते हैं। और भार यानी कि लोड। और हम भार की बात करें दोस्तों, तो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे ही भार कहते हैं। और उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के, तो कुल 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं दोस्तों। पहला है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, फिर द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और फिर तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो हम जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहले इसमें जानेंगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो है दोस्तों, इस वर्ग के उत्तोलकों में यानी कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम F, आयास E और भार W के बीच स्थित होता है। यानी आलम जो है F, यह क्या होता है, आयास और भार के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलक के यांत्रिक लाभ की हम बात करें दोस्तों, यानी प्राथमिक उत्तोलक के जो यांत्रिक लाभ है 1 से अधिक, 1 के बराबर या 1 से कम भी हो सकता है। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम एग्जाम्पल की बात करें तो कैंची क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। पिलास प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। सिंडासी, फिर कील उखाड़ने की जो मशीन है, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, यानी कैंची, पिलास, सरसी कह सकते हैं इसको, सिंडासी बोलते हैं, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला और साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अब हम जानेंगे दोस्तों द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में आलम F व आयास E के बीच भार W होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में दोस्तों यांत्रिक लाभ क्या होगा, सदैव 1 से अधिक। और इसके उदाहरण क्या है, सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी, ये सब दोस्तों द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। अब है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अगर हम बात करें तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की, तो इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम F आलम जो है यानी कि आलम F जो है भार W के बीच में आयास E होता है। यानी आलम और भार के बीच क्या होगा, आयास। और इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। इसका एग्जाम्पल है मनुष्य का हाथ और चिमटा, मनुष्य के हाथ और चिमटा। अब दोस्तों गुरुत्व केंद्र। किसी वस्तु के गुरुत्व केंद्र, किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु का भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। अब है संतुलन के प्रकार। अगर हम बात करें संतुलन के प्रकार की, तो संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन।
तो अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन। अस्थायी संतुलन की हम बात करें दोस्तों, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित कर दिया जाए तो बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं दोस्तों। अब है अस्थायी संतुलन। हम बात अस्थायी संतुलन करें तो यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलनावस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। अब है उदासीन संतुलन। और हम बात करें उदासीन संतुलन की तो यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र G उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वह वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। अब है दोस्तों अस्थायी संतुलन के शर्तें। अस्थायी संतुलन के शर्तें, तो किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए दो शर्तें का पूरा होना आवश्यक है। दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक दोस्तों। पहला शर्त है कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए, यानी वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है क्या होना चाहिए, अधिकाधिक नीचे की ओर होनी चाहिए। दूसरा है गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरना चाहिए। वस्तु किससे, आधार से गुजरना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्ट पोल्यूशंस का भौतिकी यानी कि फिजिक्स का जो है तीसरा अध्याय के संबंध में, जो कि दिया हुआ है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अगर हम बात करें दोस्तों कार्य की यानी वर्क की, तो कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य की हम बात करें दोस्तों तो कार्य की माप जो है लगाए गए बल तथा बल की दिशाओं में वस्तु की विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है। तो राशि दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि जानते हैं, एक सदिश और अदिश। तो कार्य क्या है, एक अदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक है कार्य का जूल है। और इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। क्या होगा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। यदि बल F है और विस्थापन S है और उसके बीच में मध्य का कोण जो है थीटा है, तो W यानी कार्य वर्क बराबर क्या हो जाएगा, F(S cos थीटा। अगर हम बात करें दोस्तों एनर्जी की यानी ऊर्जा की, तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उससे वस्तु की ही ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा एक अदिश राशि, जैसा कि हम जाने अभी थोड़ा देर पहले कि कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, उसी तरह ऊर्जा भी क्या है दोस्तों, यह भी अदिश राशि है। और ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा, जूल, और कार्य का भी मात्रक जूल ही होगा। कार्य द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा होता है यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यानी कि कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा, इस प्रकार दो प्रकार के ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की, तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। यदि m द्रव्यमान की वस्तु यानी कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान यानी मास क्या है, m है, और वस्तु का वेग जो है क्या है, तो v है, तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, तो हाफ mv²। क्या होगा दोस्तों, हाफ mv²। यानी कि वेग क्या, v हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान m और वस्तु का वेग v, तो हाफ mv² जो है गतिज ऊर्जा होगा। यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है, यानी कि दो पिंड है यानी दो वस्तु है, दोनों का गतिज ऊर्जा क्या है, एक समान, तो कम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा दोस्तों, यह अधिक होगा। आइए हम जानते हैं अस्थितिज ऊर्जा। अगर हम बात करें अस्थितिज ऊर्जा की यानी पोटेंशियल एनर्जी की, तो जब किसी वस्तु पर विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे ही अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बांध बनाकर
इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, यानी कि जैसे कि बांध बना करके एक पानी को इकट्ठा करते थे, उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होगा वो क्या होगा, अस्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी की जो चाबी देते हैं उसमें जो एनर्जी संचित हो जाता है वो भी क्या है, एक अस्थितिज ऊर्जा ही है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की जो ऊर्जा है ये भी दोस्तों क्या है, एक अस्थितिज ऊर्जा है। और गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित अस्थितिज ऊर्जा का व्यंजक की अगर हम बात करें, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो mgh क्या हो जाएगा, यानी कि अस्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है mgh। m क्या है दोस्तों, m हो जाएगा मास यानी द्रव्यमान, g गुरुत्व जनित त्वरण, और h जो है h ऊंचाई यानी कि हाइट हो जाएगा। अब है दोस्तों ऊर्जा स्थान संरक्षण का नियम। अगर हम बात करें ऊर्जा संरक्षण के नियम की तो आइए जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के संबंध। ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता, यानी एनर्जी जो है दोस्तों इसको ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, यानी कि ना ही इसको समाप्त किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन यानी कि एक्सचेंज यानी स्थानांतरण कर जो है किया जा सकता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, यानी कि मान लेते हैं किसी रूप में ऊर्जा लुप्त हो रहा है, तो ठीक उतना जितना कि लुप्त होगा उतना ही क्या होगा, ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट हो जाती है। और विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण अस्थिर रहता है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व की जो संपूर्ण ऊर्जा है यह क्या होता है, अस्थिर रहता है दोस्तों। और इसी को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अब है कुछ ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। अगर हम बात करें कुछ उपकरण है और ऊर्जा का रूपांतरण दिया हुआ, जैसे कि दोस्तों डायनेमो की अगर हम बात करें तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। फिर माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लाउड स्पीकर। सोलर सेल की अगर हम बात करें, सोलर सेल यानी कि सौर ऊर्जा को यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट की हम बात करें दोस्तों, ट्यूबलाइट की, तो ट्यूबलाइट जो है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत सेल की हम बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। तो उपकरण और इसकी ऊर्जा का रूपांतरण की हम बात करें एक बार फिर से हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि डायनेमो क्या है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत जो है मोटर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। विद्युत सेल की हम बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर सितार जो है, सितार यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और हम बात करें दोस्तों संवेग एवं गति ऊर्जा में संबंध, तो संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध की हम बात करें तो p²/2m होता है। क्या होता है दोस्तों, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, तो p²/2m, जहाँ p क्या है, एक संवेग है जो कि m भी हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात करें संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना। कहने का अर्थ है दोस्तों कि संवेग को अगर हम दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 गुनी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 4 गुना, संवेग दोगुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुना। अब है दोस्तों शक्ति, जिसको पावर बोलते हैं। आइए जानते हैं शक्ति के संबंध। और हम बात करें पावर यानी शक्ति की तो कार्य करने की दर को ही दोस्तों शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है, यानी कि W कार्य है और T समय में किया जाता है, तो कर्ता की शक्ति W बटे क्या होगा, T हो जाएगा। और शक्ति का जो एसआई मात्रक है वाट। तो दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट जो है दोस्तों किसके सम्मान में रखा गया था, यह जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय बराबर क्या होगा, जूल बटे सेकेंड, यानी कि वाट। तो क्या होगा 10⁻7 अर्क प्रति सेकेंड, यानी कि 1 किलोवाट बराबर 1000
वाट हो जाएगा 1 ME। W बराबर 10 पावर 6 वाट। शक्ति, शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति होता है दोस्तों। तो शक्ति का एक और मात्रक क्या है? अश्व शक्ति है। अश्व शक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा ही दिया गया था। एक अश्व शक्ति यानी HP बराबर 746 वाट, और इसको 550 FT माइनस LBS, जैसे कि 746 गुना 10 पावर 7 अर्ग प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार 1 किलो वाट बराबर क्या होगा? 1000 बटे 746 यानी 1.34 HP। वाट सेकेंड की अगर हम बात करें वाट सेकेंड की, तो 1 वाट सेकेंड बराबर 1 वाट गुना 1 सेकेंड गुना 1 जूल बराबर 1 जूल। 1 वाट घंटा बराबर क्या? 3600 जूल। तो 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। 1 वाट घंटा 3600 जूल। 1 किलो वाट घंटा की हम बात करें तो क्या होगा? 1000 वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा 1000 वाट घंटा बराबर क्या होगा? 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। वाट, किलो वाट, MW और HP शक्ति के ही ये जो क्या है मात्रक है दोस्तों। WH किलो वाट आवर, ये जो कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या है मात्रक है। तो दोस्तों तीसरा अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव लूसेंट का भौतिकी यानी फिजिक्स से चौथा अध्याय, जो कि चौथा अध्याय गुरुत्वाकर्षण के संबंध में। और हम बात करें गुरुत्वाकर्षण के संबंध में, तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी कि न्यूटन जिसे कि भौतिकी का पिता भी कहा जाता है न्यूटन को। तो न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, सबसे पहले इसके संबंध में हम जानेंगे दोस्तों। और हम बात करें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की, तो किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल यानी कि मास के क्या हो जाएगा? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार कहा जा रहा है कि दो पिंड यानी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल जो है पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि माना कि दो पिंड जिसका द्रव्यमान M1 M2, तो दो पिंड जिसका द्रव्यमान क्या है दोस्तों? M1 M2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वह F बराबर G इंटू M1 M2 बटे R स्क्वायर, जहाँ G क्या है दोस्तों? ये जो है एक नियतांक है जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और ये जो बड़ी जी है जिसका मात्रक मान की हम बात करें तो इसका मान हो जाएगा 6.67 गुना 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने 1788 ईस्वी में दिया था। तो दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था? तो यह हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दोस्तों दिया गया था। और हम बात करें गुरुत्व की यानी कि ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी की हम बात करें तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि दोस्तों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को ही क्या कहेंगे? गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करता है? अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस प्रकार इस बल के कारण जो गुरुत्व यानी कि इस कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे ही गुरुत्वजनित त्वरण यानी कि छोटी जी कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो गुरुत्व की अगर हम बात करें दोस्तों तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। सीधा दो पिंडों के बीच क्या करता है? एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पृथ्वी को मान लिया जाए तो आकर्षण बल को ही क्या कहेंगे? तो इस आकर्षण बल को ही क्या गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करेगा? केंद्र की ओर खींचती है। इस प्रकार बल को क्या कहेंगे? त्वरण, यानी कि इस पर बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वजनित त्वरण यानी कि छोटी जी
वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। यानी कि दोस्तों गुरुत्व जनित त्वरण जो है यह वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं करता। और हम बात करें छोटी जी यानी कि गुरुत्व जनित त्वरण की, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता। यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे और या नीचे तो छोटी जी यानी कि गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्व जनित त्वरण यानी जी का मान क्या होगा, महत्तम होता है। विषुवत रेखा की हम बात करें इक्वेटर पर, तो जी का मान न्यूनतम न्यूनतम यानी कि दोस्तों जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम। पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी अगर घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान कम, पृथ्वी की घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों पृथ्वी घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा, पृथ्वी के घूर्णन गति का मान बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। अगर हम बात करें, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से चलने लगे, पृथ्वी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी जो है अगर अपनी कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, यानी वहां भारहीनता की स्थिति हो जाएगी दोस्तों। लेकिन ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटा से घटकर 1.4 घंटा, अगर हम मिनट की बात करें तो 84 मिनट का हो जाएगा दिन की अवधि। और यदि पृथ्वी अपनी कक्षा के परितः घूमना ही बंद कर दें तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों में क्या होगा, जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। आइए हम दोस्तों जानते हैं लिफ्ट में पिंड का भार, यानी कि लिफ्ट में जो है किसी भी वस्तु का उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेट ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, यानी कि लिफ्ट जो है जब ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ, यानी कि लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जाएगा तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। लिफ्ट अगर नीचे की ओर आएगा तो भार घटा हुआ प्रतीत होगा। देखिए जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा होगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई भी परिवर्तन नहीं प्रतीत होती है। और हम बात करें चौथा पॉइंट की दोस्तों, तो यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, मान लेते हैं लिफ्ट नीचे उतर रहा और इसकी डोरी क्या है, टूट जाए, तो वह जो है मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार दोस्तों शून्य होता है और यह जो है भारहीनता की स्थिति होती है। यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय, यानी कि दोस्तों यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्व जनित त्वरण से अधिक हो जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसके फर्श से उठ करके उसके क्या होगा, छत में जा लगेगा। गैलीलियो गैलीली की अगर हम बात करें, गैलीली ने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती। यानी कि हम बात करें निर्वात में, अगर एक वैक्यूम है और यहाँ एक मान लेते हैं एक छोटा सा कोई पत्ता है और एक पत्थर है, दोनों को गिराएंगे तो दोनों जो है नीचा गिरेगा या समान समय में गिरेगा। तो वही उसी के संबंध में यहाँ कहा जा रहा है कि गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर वह पहुंचती है। तो यह सबसे पहले किसने बताया, गैलीलियो गैलीली ने। अब है दोस्तों ग्रहों के गति के संबंध में केपलर का नियम। जैसा कि जानते हैं ग्रहों की गति के संबंध में जो नियम दिया केपलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो आइए जानते हैं केपलर ने ग्रह के गति के संबंध में कौन से नियम दिए। पहला नियम है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता, यानी कि प्रत्येक ग्रह जो है दोस्तों वह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग जो है दोस्तों ये क्या होता है, नियत रहता है। इसका जो प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, यानी कि ग्रह जब सूर्य के निकट होगा उसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा और जब वह दूर होगा तो उसका वेग कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है ग्रह से संबंधित जो केपलर ने दिया था कि सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे परिक्रमण काल टी कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग यानी टी स्क्वायर ग्रह की सूर्य से औसत दूरी आर और घन यानी कि आर क्यू के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू।
अर्थात सूर्य से अधिक दूरी के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। यानी कि दोस्तों सूर्य से सीधा समझिए कि सूर्य से जो ग्रह जितना अधिक दूरी पर होता है उसका परिक्रमण काल उतना ही क्या होगा, अधिक समय का होगा। और सूर्य से जो ग्रह जितना निकटतम यानी कि जितना निकट होगा उसका जो परिक्रमण काल का जो समय है उतना ही कम होगा। तो अर्थात सूर्य से अधिक दूरी के ग्रहों का परिक्रमण काल क्या होगा, अधिक होगा। उदाहरण के लिए सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन, यानी कि बुध का जो है परिक्रमण काल क्या है, 88 दिन। हालांकि सबसे दूरस्थ ग्रह क्या है, वरुण। सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण, जिसका परिक्रमण काल 165 वर्ष। IAU ने यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण हो गया। यानी कि दोस्तों इससे पहले 9 ग्रह हुआ करता था और 9 ग्रह में सबसे दूरस्थ का ग्रह कौन सा था, तो वह यम यानी प्लूटो था। इसको 2006 ईस्वी में IAU ने ग्रह की श्रेणी के दर्जा से क्या कर दिया, तो समाप्त कर दिया। तो अब जो है ग्रहों की संख्या के लिए कितना, 8 बचा। यानी कि वर्तमान में ग्रह की संख्या 8। ग्रह जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा लगाता है उसे ग्रह, और जो ग्रह की चारों ओर परिक्रमा लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। आइए जानते हैं उपग्रह। और हम बात करें उपग्रह यानी सैटेलाइट की, तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को ही उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह। अब है दोस्तों उपग्रह की कक्षीय चाल, यानी बात हम करेंगे अब उपग्रह की। तो उपग्रह की कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है, उपग्रह का कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। यानी कि दोस्तों उपग्रह जो कक्षीय चाल है पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह जो है पृथ्वी तल से जितना अधिक दूरी पर होगा उतनी ही उसकी जो चाल क्या होगा, कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यानी उपग्रह का जो कक्षीय चाल है दोस्तों वो उसके द्रव्यमान यानी कि मास पर जो है निर्भर नहीं करता। एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान ही रहती है दोस्तों। पृथ्वी तल से अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का जो कक्षीय चाल है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी पृथ्वी तल से जो अति निकट यानी पृथ्वी से जो सबसे निकट जो है उपग्रह है जो कि चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, उसका जो है चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब है दोस्तों उपग्रह का परिक्रमण काल। अगर हम बात करें उपग्रह के परिक्रमण काल की, तो उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितना समय में लगाता है उसे उस का परिक्रमण काल कहते हैं दोस्तों। अतः परिक्रमण काल कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल। तो परिक्रमण काल जो है कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल पर निर्भर करता है। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है दोस्तों। और उपग्रह जितना अधिक दूरी पर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वह उसके द्रव्यमान पर जो दोस्तों यह निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले पृथ्वी की जो सबसे निकट चक्कर लगा रहा है उसका जो उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट का होता है। आइए दोस्तों जानते हैं भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में। और हम बात करें भू अस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो भू अस्थायी उपग्रह की हम बात करें, यह एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी की कक्षा के लंबवत तल से यानी कि भू अस्थायी उपग्रह जो है एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी कक्षा के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर यानी पश्चिम से क्या होता है, पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर अर्थात 24 घंटे का होता है। भू अस्थायी उपग्रह, इसे ही भू अस्थायी उपग्रह कहते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी कि दोस्तों भू अस्थायी जो उपग्रह है यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना जो है सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया था। यानी कि भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन संचार की जो उपग्रह है उसको स्थापित करने की संभावना जो सबसे पहले तलाशा था यह आर्थर सी क्लार्क के द्वारा दोस्तों। अब है दोस्तों पलायन वेग। तो आइए जानते हैं पलायन वेग क्या। अगर हम बात करें पलायन वेग की, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग
पलायन वेग क्या है दोस्तों? तो पलायन वेग जो है वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है दोस्तों, और पृथ्वी पर वापस नहीं आता। उसे ही पृथ्वी के लिए क्या का पलायन की उसे ही क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। सीधा सा समझिए, पलायन जो है वेग, मान लेते हैं एक क्या है, एक ग्रह, मान लेते हैं कोई क्या है, ग्रह। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से की इससे ऊपर फेंकेंगे, और उस उतना ही इसको वेग से ऊपर फेंकेंगे जो कि ये पृथ्वी पर जो है वापस नहीं लौट कर आए। तो उसको उस जिस वेग से हम इसको फेंकते हैं, जो वेग से इसको फेंकते हैं, उस वेग को क्या कहेंगे? पलायन वेग कहेंगे। और पलायन वेग जो है सभी पिंड का अलग अलग होता है। जैसे कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर की दिशा में फेंक दिया जाए तो फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आता। उपग्रहों के जो कक्षीय वेग है v0 बराबर √g/e तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग ve बराबर √2g/e अर्थात ve बराबर √2u0 पलायन वेग कक्षीय वेग के √2 गुना होता है। यानी कि पलायन वेग की हम बात करें दोस्तों, तो यह कक्षा के जो वेग है उसके √2 गुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 से गुना कर दिया जाए, अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए, तो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर क्या कर जाएगा? पलायन कर जाएगा। तो यहाँ दोस्तों चौथा जो अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं दाब यानी प्रेशर के बारे में। अगर हम बात करें दाब की, तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। यानी कि दोस्तों किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अर्थात दाब यानी P बराबर F/A बराबर क्या होगा? तो पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दाब का SI मात्रक की हम बात करें दोस्तों, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल यानी PA भी कहते हैं। और दाब एक अदिश राशि। तो दाब कैसी राशि है दोस्तों? दाब एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है, और इसी को दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। दाब क्या है? तो एकांक के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या दाब कहते हैं। अब है दोस्तों दाब के विभिन्न प्रकार में, जैसे कि वायुमंडलीय दाब। अगर हम बात करें वायुमंडलीय दाब की, तो सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है दोस्तों। वायुमंडलीय दाब, इसका SI मात्रक बार होता है। तो वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? बार। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो एक बार बराबर क्या होता है दोस्तों? 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होगा। यानी कि दोस्तों पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री को फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, क्योंकि वहां भी क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घट जाता है, और पेन से क्या होता है? स्याही रिस जाती है। इसलिए जो है वायुयान पर जो है वायुयान में जाने के लिए जो है फाउंटेन पेन आदि सब ले जाने की सलाह नहीं दी जाती। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को कैसे मापते हैं? बैरोमीटर से मापा जाता है, और इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान की आने की संभावना होती है दोस्तों। और हम बात करें बैरोमीटर के पाठ्यांक की, तो जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान की संभावना, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होगा। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है दोस्तों। अब है दोस्तों द्रवों में दाब। अगर हम बात करें द्रव में दाब, तो द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा
तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? द्रव में दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, द्रव के अंदर दोस्तों किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h अर्थात द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता, अर्थात P यानी दाब बराबर h गुना d गुना g होता। दोस्तों अगर हम बात करें द्रवों में दाब का नियम, द्रव में दाब का नियम, तो दोस्तों अस्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता। तो दोस्तों द्रव में यानी कि अस्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब लगभग क्या होता? समान होता। अस्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में क्या होगा दोस्तों? बराबर होता। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, यानी कि किसी बिंदु पर द्रव का जो दाब है द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा, दाब भी क्या होगा? अधिक हो जाएगा। अब है द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम। तो द्रव दाब के संबंध में पास्कल के जो प्रथम नियम के हम बात करें, देखिए पास्कल के नियम के प्रथम कथन क्या है? तो इसके अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए, यानी कि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव जो है दोस्तों समान होता है। अब है पास्कल के नियम का द्वितीय कथन। अगर हम बात करें पास्कल के नियम के द्वितीय कथन की, तो किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। दोस्तों पास्कल के जो है पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र काम करते हैं। तो आइए जानते हैं पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक भी होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस। यानी एक सीधा सा फंडा याद रखिए कि हाइड्रोलिक जिसमें लगा हुआ रहेगा यह पास्कल के नियम पर ही आधारित यंत्र होने वाले। तो फिर से एक बार देखते हैं क्या है। पास्कल के नियम पर आधारित जो यंत्र है हाइड्रोलिक लिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट। द्रव का दाब दोस्तों, द्रव के दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिससे द्रव रखा जाता है। अब है दोस्तों गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, यानी गलनांक तथा क्वथनांक पर क्या होता है? दाब का प्रभाव। तो पहला है गलनांक पर प्रभाव। अगर हम बात करें दोस्तों गलनांक पर प्रभाव की, तो पहला जो है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी गलनांक पर प्रभाव की हम बात करें दोस्तों, पहला पॉइंट में है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। दूसरा पॉइंट है दोस्तों गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या होता है? कम हो जाता है, जैसे बर्फ। नेक्स्ट है दोस्तों क्वथनांक पर प्रभाव। तो सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है, यानी सभी द्रवों का क्वथनांक जो है दोस्तों दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तो ये था पांचवा अध्याय। अगर हम बात करें दोस्तों पांचवा अध्याय की, तो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव लुसेंट के जो है भौतिकी विज्ञान से छठा अध्याय यानी प्लवन के संबंध में। तो छठा अध्याय प्लवन के संबंध में होगा दोस्तों। और हम बात करें इस पहला जो टॉपिक है वो है उत्प्लावक बल। अगर हम बात करें दोस्तों उत्प्लावक बल की, तो उत्प्लावक बल जो है द्रव का वह गुण है, यानी कि द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है। यानी कि दोस्तों उत्प्लावक बल जो है द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे ही उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं दोस्तों। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए गुरुत्व के, यानी कि यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं दोस्तों।
और इसके अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। यानी कि उत्प्लावक बल के बारे में अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावक बल जो है यह द्रव में डूबी पिंड के आयतन यानी कि पिंड की जो है आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्राकृतिक एवं भार पर निर्भर नहीं करता। यानी कि दोस्तों उत्प्लावक बल जो है इसका मान जो है उत्प्लावक बल का ठोस वस्तुओं के प्राकृतिक और भार पर निर्भर नहीं करता। अब है दोस्तों दूसरा टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगर हम बात करें आर्किमिडीज के सिद्धांत की, तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है और भार में यह आभासी कमी जो है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। प्लवन के नियम की अगर हम बात करें, प्लवन के नियम, तो इसके नियम पहला नियम है संतुलन अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। दूसरा नियम है ठोस से का गुरुत्व केंद्र द्वारा ठोस के गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर होनी चाहिए। डेंसिटी की हम बात करें यानी घनत्व की हम बात करें दोस्तों, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 होता है। आपेक्षिक घनत्व की अगर हम बात करें, आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व की अगर हम बात करें, तो आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व एवं 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है आपेक्षिक घनत्व होता है। जल के महत्तम घनत्व की हम बात करें, जल का महत्तम घनत्व तो यह 4 डिग्री सेल्सियस यानी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस के है या फ़ारेनहाइट में 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात। तो दोस्तों आपेक्षिक घनत्व क्या है? तो यह एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। यानी कि आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता। मात्रक की सभी प्रणालियों में इसका मान समान होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो दोस्तों आपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं? इसको हाइड्रोमीटर्स नापते हैं, हाइड्रोमीटर्स। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में का घनत्व जो है अधिक होता है। यानी कि सामान्य जल की अपेक्षा की हम बात करें तो समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। इसलिए समुद्र में तैरना जो है आसान होता है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। किसी बर्तन में पानी भरा है किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, तो जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है बल्कि पहले के समान ही रहता है। यानी कि एक कोई पात्र है यानी कोई बर्तन है, उसमें पूर्ण रूप से पानी भरा हुआ और उसमें बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया जाए। अगर बर्फ पूर्ण रूप से पिघल जाएगा तो पानी के स्तर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नमक के घोल हम बात करें, नमक के घोल के घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। तो दोस्तों नमक के घोल का घनत्व जो है अंडे के घनत्व से नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए नमक के घोल में अंडा क्या होता है? तैरता है। तो नमक के घोल में अंडा तैरेगा। अब है दोस्तों दूध की शुद्धता को किससे मापते हैं? और हम बात करें दूध की शुद्धता को, तो दूध की शुद्धता को दुग्ध मापी यानी लैक्टोमीटर से मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। एक होता है दोस्तों मित केंद्र। मित केंद्र तो तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे ही दोस्तों मित केंद्र कहते हैं। हम बात करें तैरने वाली वस्तुओं के अस्थायी संतुलन की शर्तें, तो तैरने वाली जो वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए 2 शर्त है। पहला शर्त है दोस्तों मित केंद्र जो है, ये जो मित केंद्र है गुरुत्व केंद्र के ऊपर होनी चाहिए। मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होनी चाहिए।
दूसरा है वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावक केंद्र दोनों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों छठा अध्याय और प्लवन से संबंधित था, फिजिक्स का चैप्टर था। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्लूसेंट के 7वां अध्याय फिजिक्स से पृष्ठीय तनाव के संबंध। और हम बात करें पृष्ठीय तनाव तो इसका जो पहला जो टॉपिक है वो है सहसंजक बल। क्या दोस्तों? सहसंजक बल। और हम बात करें सहसंजक बल की तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही सहसंजक बल कहते हैं। यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले जो आकर्षण बल होता है दोस्तों उसे ही क्या कहते हैं? सहसंजक बल कहते हैं। ठोसों में सहसंजक बल का मान अधिक होता है। तो सहसंजक बल का मान किसमें अधिकतम होता है? यह ठोस में। फलस्वरूप उसके आकार निश्चित होता है। अतः गैसों में जो है सहसंजक बल का मान नगण्य होता है। यानी कि सहसंजक बल के हम मान की अगर हम बात करें तो ठोस में क्या होगा? अधिक और गैसों में नगण्य होगा। आसंजक बल की हम बात करें दोस्तों, आसंजक बल जिसको एडेसिव फोर्स कहते हैं, सहसंजक बल को कोहेसिव बल कहते थे, जो कोहेसिव फोर्स। तो आसंजक बल की हम बात करें दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही आसंजक बल कहते हैं दोस्तों, आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। यानी कि एक वस्तु जो दूसरे से चिपकता है इसका मुख्य कारण क्या है? तो यह आसंजक बल ही है। अब है दोस्तों पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। और हम बात करें पृष्ठीय तनाव की तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि द्रव के जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है उसमें कम से कम क्या होता है दोस्तों? तो क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है और इसे ही पृष्ठीय तनाव कहते हैं। किसी द्रव की पृष्ठीय तनाव वह बल है किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठीय तनाव बराबर T बराबर F/L हो जाएगा। पृष्ठीय तनाव के एसआई मात्रक की अगर हम बात करें, पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक तो न्यूटन बटे मीटर हो जाएगा दोस्तों। तो पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे मीटर। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य जो है दोस्तों तो द्रव के पृष्ठीय तनाव के बराबर होता है। अतः इसके अनुसार पृष्ठीय तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। क्या होता है? जूल प्रति मीटर। द्रव के ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है दोस्तों। तापमान बढ़ाएंगे तो पृष्ठीय तनाव कम हो जाएगा और क्रांतिक ताप जो है पर यह क्या होता है? शून्य हो जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है दोस्तों। यानी घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है। अब है दोस्तों केशिकत्व। अगर हम बात करें केशिकत्व की तो केश नली की हम बात करें, केशिकत्व में पहला टॉपिक है केश नली। तो एक ऐसी खोखली नली होती है केश नली। केश नली जो है एक ऐसी खोखली नली है जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, उसे ही दोस्तों केश नली कहते हैं। केश नली में द्रव की अगर हम बात करें, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे बढ़ने की घटना को ही केशिकत्व कहते हैं। द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ना अथवा नीचे गिरने के कारण द्रव का पृष्ठीय तनाव ही है दोस्तों। किसी सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ना या उतरना, यानी कि किस सीमा तक द्रव जो है केश नली में चढ़ता या उतरता है, यह केश नली की त्रिज्या यानी रेडियस पर निर्भर करता है दोस्तों। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक और चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव क्या होता है? कम होता है। नली जितना चौड़ा द्रव का चढ़ाव उतना कम, नली जितना पतला द्रव का चढ़ाव उतना ज्यादा होगा। सामान्य जो द्रव कांच को भिगोता है
वह केशनली में ऊपर चढ़ जाता है और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है दोस्तों। जैसे जब केशनली को पानी में डुबाया जाता है, केशनली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केशनली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। स्पर्श कोण क्या होता है? न्यून कोण। इसके विपरीत जब केशनली को पारे में डुबाया जाता है, पारे में, तो पारा केशनली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केशनली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण हो जाता है। अब है दोस्तों केशिकत्व का एग्जाम्पल, यानी केशिकत्व का उदाहरण। तो इसका पहला जो है एग्जाम्पल क्या है, तो फ्लोटिंग पेपर। स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केशनली की तरह कार्य करता है, इसलिए स्याही को जो है शीघ्र ही सोख लेता है फ्लोटिंग पेपर। दूसरा है लालटेन या लैंप। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। यानी क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि लालटेन या लैंप में बत्ती के द्वारा तेल जो ऊपर चढ़ता है या किसके कारण? तो ये केशिकत्व के कारण। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही दोस्तों पहुंचता है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर की अगर हम बात करें, कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था में यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों न हो। वर्षा के बाद किसान खेतों की जुताई कर देता। वर्षा होने के पश्चात क्या करता है, किसान के द्वारा खेतों की जुताई कर देता है ताकि मिट्टी में बनी केशनली टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके। इससे क्या होगा, तो मिट्टी की नमी बनी हुई रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों पेन का नीब। पेन का जो नीब देखते हैं, तो पेन के नीब बीच से चिरा होता है जिससे इसमें छोटी सी बारीक केशनली बन जाती है। केशनली द्वारा स्याही नीब की नोक तक चढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्रता से उड़ जाता है। नेक्स्ट है पतली सुई, पतला सा जो सुई होता है वह पृष्ठीय तनाव के कारण ही दोस्तों पानी में तैराई जा सकती है। तो पतली सुई जो है, पतला सा सुइया जो है वह किसके कारण पानी पर तैराया जा सकता है, तो यह पृष्ठीय तनाव के कारण। साबुन डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल के गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं, साबुन के घोल के जो बुलबुले हैं बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। दोस्तों पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरने लगते हैं, पानी पर मच्छर के लार्वा जो है क्या होता है, तैरने लगता है, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने से उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। दोस्तों गरम सूप स्वादिष्ट लगता है, गरम सूप जो है क्या होता है, स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठीय तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों पर अच्छी तरह से फैल जाता है। तो ये था दोस्तों 7वां अध्याय जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव फ्लुसेंट के फिजिक्स से 8वां अध्याय श्यानता के संबंध। अगर हम बात करें श्यानता की, तो श्यानता में दोस्तों पहला जो टॉपिक है श्यान बल है। अगर हम बात करें श्यान बल की, तो किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले जो घर्षण बल है दोस्तों, उसे ही श्यान बल कहते हैं। तो श्यान बल किसे कहते हैं, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले जो घर्षण बल है उसे ही श्यान बल कहते हैं। श्यानता की हम बात करें दोस्तों, श्यानता की, तो तरल का वह गुण जिसके कारण तरल कि विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है उसे ही दोस्तों श्यानता कहते हैं।
श्यानता केवल द्रवों और गैसों का गुण है। श्यानता जो है, श्यानता यह द्रवों और गैसों का गुण है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंयोजक बलों के कारण ही होता है दोस्तों। अगर हम बात करें गैसों में श्यानता की, तो गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। गैसों में श्यानता की हम बात करें दोस्तों, तो द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोस में श्यानता नहीं होती, यानी ठोसों में जो है श्यानता नहीं होता है, और गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। तो एक आदर्श तरल की श्यानता क्या हो जाएगा? शून्य। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, परंतु गैस की बढ़ जाती है दोस्तों। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता। अगर किसी तरल की श्यानता को कैसे नापेंगे? तो इसको जो है श्यानता गुणांक के द्वारा। और इस श्यानता गुणांक की हम बात करें दोस्तों, इसका एसआई मात्रक, तो श्यानता गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है डेकापोइज होता है। डेकापोइज या पोइजली पीआई या पास्कल सेकेंड कहते हैं, और इसे प्रायः नीटा द्वारा सूचित किया जाता है दोस्तों। तो किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक से मापा जाता है, और इसका एसआई मात्रक डेकापोइज या पोइजली या पास्कल सेकेंड है, और इसे नीटा द्वारा सूचित किया जाता है दोस्तों। अब है दोस्तों सीमांत वेग। अगर हम बात करें सीमांत वेग की, तो जब कोई वस्तु किसी श्यान बल में गिरती है, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है, तो सीमांत वेग यानी कि जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है दोस्तों, और इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होता है, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग क्या होता है? इस स्थिति में शून्य होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत वेग जो है दोस्तों, वह सीमांत वेग वस्तु के त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से, छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। अब है दोस्तों धारा रेखीय प्रवाह। तो द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। और इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल और उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों क्रांतिक वेग, तो धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को ही क्रांतिक वेग कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को ही दोस्तों क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए, और वह वेग क्रांतिक वेग कहलाएगा। यदि द्रव प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है दोस्तों। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होता ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। लावा का जो है, जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है, उसका लावा जो है क्या होता है, ज्वालामुखी का लावा बहुत अधिक गाढ़ा होता है, लेकिन फिर भी वो जो है वह तेजी से आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व जो है क्या होता है, कम होता है। अतः घनत्व ही उसके वेग का निर्धारण करता है दोस्तों। अब है दोस्तों बर्नौली प्रमेय। अगर हम बात करें बर्नौली प्रमेय की, तो जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा का योग ही क्या होता है दोस्तों, तो नियत होता है। और इस प्रमेय पर आधारित
वेंटुरी मीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। यानी कि दोस्तों नली में द्रव की प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं किससे? तो वेंटुरी मीटर से, वेंटुरी मीटर से। तो ये था बर्नौली प्रमेय और इसके साथ ही दोस्तों 8वां अध्याय जो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्लुसेंट के भौतिक विज्ञान से 9वां अध्याय जो कि प्रत्यास्था के संबंध में। तो 9वां अध्याय प्रत्यास्था के संबंध में, और प्रत्यास्था की हम बात करें दोस्तों, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो प्रत्यास्था जो है पदार्थ का वह गुण है, प्रत्यास्था जो है पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है दोस्तों, तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। तो इसे ही प्रत्यास्था कहते हैं। अब है दोस्तों प्रत्यास्था की सीमा। अगर हम बात करें प्रत्यास्था की सीमा की, तो विरूपक बल के परिमाण, विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है, तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। विकृति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि जो है छोटी L होती है, इसे ही छोटी L बटे बड़ी L क्या होगा? विकृति कहते हैं। तो छोटी L बटे बड़ी L, इसको विकृति कहते हैं। अब है दोस्तों प्रतिबल। अगर हम बात करें प्रतिबल की, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले बल को ही दोस्तों प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल किसे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को ही क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। अब है दोस्तों प्रत्यास्था का यंग मापांक। तो प्रत्यास्था का यंग मापांक, और हम बात करें इसकी, तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्था का यंग मापांक कहते हैं। तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्था का यंग मापांक कहते हैं दोस्तों। हुक के नियम की अगर हम बात करें, हुक के नियम, हुक्स लॉ, तो प्रत्यास्था की सीमा में, प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात दोस्तों प्रतिबल अनु प्रतिबल समानुपाती क्या होता है? विकृति, या इसको कह सकते हैं प्रतिबल बटे विकृति बराबर क्या हो जाएगा? ई। ई क्या है? एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे प्रत्यास्था का गुणांक कहते हैं। अब दोस्तों प्रत्यास्था गुणांक ई, इसका मान भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न होता है, और प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक की हम बात करें तो न्यूटन मीटर इनवर्स 2 होता है। न्यूटन मीटर इनवर्स 2 होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। यंग का प्रत्यास्था गुणांक वाई। अगर हम बात करें दोस्तों यंग की प्रत्यास्था गुणांक की, तो यदि विकृति अनुदैर्ध्य हो, यानी विकृति क्या हो? अनुदैर्ध्य है, तो प्रत्यास्था गुणांक को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य बटे क्या होगा? प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यदि विकृति आयतन में हो, यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्था गुणांक के कहते हैं। अपरूपण विकृति के लिए इसे दृढ़ता गुणांक यानी नीटा भी कहते हैं दोस्तों। तो यह जो 9वां अध्याय था यहाँ पर संपन्न होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्लुसेंट से भौतिक विज्ञान का 10वां अध्याय सरल आवर्त गति। आइए हम दोस्तों जानते हैं सरल आवर्त गति। तो इसके संबंध में जो पहला जो टॉपिक है आवर्त गति। क्या है? तो पहला टॉपिक आवर्त गति। आवर्त गति की अगर हम बात करें तो एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को ही दोस्तों आवर्त गति कहते हैं। तो इस प्रकार की गति को ही क्या कहते हैं? आवर्त गति। अब है दोस्तों दोलन गति। अगर हम बात करें दोलन गति की, तो किसी पिंड की साम्य स्थिति, किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने
को दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं दोस्तों। दोलन गति किसे कहते हैं? तो किसी पिंड के साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं दोस्तों। एक दोलन या एक कंपन की अगर हम बात करें तो दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक और जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना ही दोस्तों एक दोलन या कंपन कहते हैं। आवर्त काल की हम बात करें, आवर्त काल, तो एक दोलन पूरा करने के समय को ही आवर्त काल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने के समय को ही क्या कहते हैं दोस्तों? तो आवर्त काल कहते हैं। आवृत्ति की अगर हम बात करें तो कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं और इसका एसआई मात्रक हर्ट होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज। आवृत्ति एन जो है तथा आवर्त काल टी हो तो एन बराबर 1 क्या होगा? टी हो जाएगा। अब है दोस्तों एक सरल आवर्त गति। क्या है दोस्तों? सरल आवर्त गति। अगर हम बात करें सरल आवर्त गति की, तो यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति, यानी कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर जो है एक मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार से गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो उस गति को ही दोस्तों सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति कुछ विशेषताएं भी है दोस्तों। सरल आवर्त गति क्या है? कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो पहला क्या होता है? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। तो सरल आवर्त गति की विशेषता की हम बात करें तो सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। दूसरा है दोस्तों उसका त्वरण जो है शून्य होता है। तीसरा वेग अधिकतम होता है। चौथा की हम बात करें तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। और पांचवा स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? इस स्थिति में दोस्तों शून्य होगा। और हम बात करें सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो क्या होता है दोस्तों? तो ये था मध्यमान स्थिति। अब है अंत बिंदु से गुजरने पर क्या होगा? तो दोस्तों उसका त्वरण अधिकतम हो जाएगा। त्वरण क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा और उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है दोस्तों। और गतिज ऊर्जा शून्य होगा, स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगा, वेग शून्य हो जाएगा इस स्थिति में। तो ये था दोस्तों सरल आवर्त गति की विशेषताएं। अगर हम बात करें सरल लोलक की, तो दोस्तों सरल लोलक की हम बात करें सिंपल पेंडुलम, तो यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं दोस्तों। यदि लोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। सरल लोलक का आवर्तकाल की हम बात करें दोस्तों तो टी बराबर 2π√1/g, जहां डोरी की प्रभावी लंबाई है और फिर जी क्या है दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण। निष्कर्ष की हम बात करें तो पहला निष्कर्ष की जो है दोस्तों वह है टी समानुपाती एल, अर्थात लंबाई बढ़ने पर टी बढ़ जाएगा। लंबाई जैसे बढ़ेगा तो टी भी क्या हो दोस्तों? बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए, यानी कि दोस्तों कोई भी लड़की जो है झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसके गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई जो है घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा, जिससे झूला जल्द जल्द दोलन करने लगेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो द्रव्यमान पर भी दोस्तों आवर्तकाल जो है लोलक के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता। अतः झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तीसरा पॉइंट टी समानुपाती √L/g, यानी किसी लोलक घड़ी
को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल टी बढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों लोलक घड़ी को पृथ्वी के तल से ऊपर ले जाएंगे या फिर नीचे ले जाएंगे तो उसके आवर्तकाल यानी टी जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। अर्थात घड़ी क्या होगा इस स्थिति में दोस्तों शून्य हो जाए सुस्त हो जाएगा। तो घड़ी क्या होगा, सुस्त हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए, यानी कि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो क्या होगा। तो लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाने पर वहां भारहीनता के कारण दोस्तों जी बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अतः घड़ी का आवर्तकाल टी क्या होगा, अनंत हो जाएगा और उपग्रह पर लोलक घड़ी काम ही नहीं करेगा। तो उपग्रह पर लोलक घड़ी काम नहीं करेगा। गर्मियों में लोलक की लंबाई एल क्या होता है, बढ़ जाएगी। गर्मी में लोलक की लंबाई जो है एल क्या होगा, बढ़ जाएगा और उसका आवर्तकाल टी भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो आवर्तकाल क्या होगा, टी भी बढ़ जाएगा। अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। तो घड़ी क्या होगा, सुस्त हो जाएगा। सर्दियों में एल कम हो जाने पर टी भी कम हो जाता है और घड़ी तेज हो जाती है। यानी सर्दी के मौसम में घड़ी तेज और गर्मी के मौसम में घड़ी क्या होगा, सुस्त हो जाएगा। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है दोस्तों। चंद्रमा पर अगर लोलक घड़ी को ले जाते हैं तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना है। तो ये था दोस्तों 10वां अध्याय। अगर दोस्तों ये अध्याय अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।